कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का आज हम मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब जीवों का वर्गीकरण किया गया तो उसमें सबसे सफल वर्गीकरण 1969 में R.H.V. टेकर द्वारा दिया गया। तो R.H.V. टेकर ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसके अनुसार जीवों को 5 भागों में बांटा उसने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उसमें से जो एक है मोनेरा जगत, जो R.H.V. टेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण प्रणाली का सबसे प्रथम जगत है और इसमें सबसे प्राथमिक जीवों को रखा गया है, ऐसे जीवों को रखा गया है जो सबसे पहले पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि मोनेरा जगत जो सबसे प्रथम जगत है और इसमें उन जीवों को रखा गया है जो पृथ्वी पर प्रथमतः उत्पन्न हुए थे, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, मोनेरा जगत की स्थापना अर्नस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने ने 1894 में की थी और इसी जगत को मोनेरा ने टेकर ने इसी जगत को अपने 5 जगत वर्गीकरण में शामिल भी किया और प्रथम जगत इसे ही बनाया। अब हम जानते हैं कि मोनेरा में किन जीवों को रखा गया है और इसके क्या प्रमुख लक्षण हैं। मोनेरा में हम सबसे पहले देखेंगे किन जीवों को रखा गया है। तो इनमें एक कोशिकीय अर्थात सूक्ष्मदर्शी जितने भी जीव होंगे एक कोशिकीय होंगे, जिन्हें हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते, यूनिसेलुलर। और दूसरी बात कि केंद्रक कलाविहीन होंगे, यानी इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी और इसी कारण से इनकी एक अलग श्रेणी है जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का यही लक्षण है कि वह कोशिका जिसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, यानी सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। सुसंगठित केंद्रक का अर्थ है कि वह केंद्रक जो केंद्रक कला युक्त हो। अब आप आगे देखेंगे कि इसमें जो मेन फीचर्स हैं इसके सबसे पहले पहचान के जो लक्षण हैं वह यही है कि जीव एक कोशिकीय होगा, यूनिसेलुलर यानी माइक्रोस्कोपिक होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें केंद्रक कला नहीं होगी, अर्थात वह प्रोकैरियोटिक होगा। केंद्रक तो होगी लेकिन उसमें केंद्रक का अभाव होगा। यह सबसे मूल 2 लक्षण हैं जिनके आधार पर मोनेरा जगत को आप पहचान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त इन्हें प्रमुख लक्षणों में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो लक्षण आएंगे वह दूसरे लक्षणों में यानी कि रखे जाएंगे। प्रमुख लक्षण यही है। प्रमुख के अतिरिक्त और कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये सामान्यतः एक कोशिकीय संरचना और प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब यानी केंद्रक कला का अभाव होता है। अब इसके अलावा इसमें देखा जाए अगला लक्षण, तो ये इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये सामान्यतः अपघटक होते हैं, यानी डीकम्पोजर होते हैं, परपोषी होते हैं। अब घटक का मतलब आप समझते होंगे
जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही अपघटक कहते हैं। जैसे इनमें पाए जाने वाले जो अधिकतर जीव हैं, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जो ज़्यादातर जीव हैं, वे भूमि में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों से भोजन ले करके उसे अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी कार्बनिक सब्सटेंस को जो है वो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें का उदाहरण आप जानते हैं, मोनेरा जगत का बैक्टीरिया खुद ही सबसे बड़ा उदाहरण है। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजर का गुण रखता है। यह मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। परपोषी होते हैं ज़्यादातर इसकी जातियाँ, मोनेरा जगत में पाई जाने वाली ज़्यादातर जीव जातियाँ परपोषी ही होती हैं। दूसरी बात, कुछ जातियाँ इसकी स्वपोषी भी होती हैं। यानी जब हम इसके पोषण के बारे में बात करेंगे तो अपघटक भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। परपोषी का मतलब दूसरे जीवों के भीतर यानी दूसरी कोशिकाओं से जुड़ करके, दूसरी कोशिकाओं के ऊपर आश्रित हो करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जो रोग जनक वाले हैं, जो रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, यह वही हैं जो मनुष्य तथा पशुओं के शरीर के अंदर उपस्थित कोशिकाओं में चले जाते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, उन्हीं के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। वे सब परपोषी में आते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया हैं वे दो ही हैं केवल, एक सल्फर बैक्टीरिया और एक नाइट्रस। ठीक है, यही ज़्यादातर दो ऐसे बैक्टीरिया हैं, जो ऐसे जीवाणु हैं जो मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। ये भूमि में उपस्थित सल्फर की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं। और जो नाइट्रस बैक्टीरिया है वह भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा और करेंगे। फिर देखते हैं इसमें कि अगर इसके वास स्थान के बारे में, यानी मोनेरा जगत के जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। देखिए, ये सर्वव्यापी होते हैं। मोनेरा जगत के जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं, सर्वव्यापी। मतलब जल में भी और उसके अलावा स्थल पर, वायु में, यहाँ तक कि गर्म जल के झरनों में भी पाए जाते हैं। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी जिंदा रह सकते हैं और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जिंदा रह सकते हैं। यानी इनमें जो क्षमता पाई जाती है वह है कि -40 डिग्री तापमान पर भी रह सकते हैं और अधिकतम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो गर्म जल के झरनों में भी पाए जाते हैं, देखे गए हैं। अब हम इसके अगर उदाहरण की बात करें मोनेरा जगत में, तो एक नाम जिसको हम बार बार ले रहे हैं खुद और जिसके बारे में आप भरपूर परिचित हैं, जीवाणु हैं, यानी बैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल हैं, और जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस जगत में पाए जाने वाला ये भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है? स्वपोषी है। जब हम स्वपोषी की बात कर रहे थे तो उसमें नीले हरे शैवाल जो BGA हैं ये भी क्या है? स्वपोषी हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके मदद से
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हरे पादप करते हैं, प्लांट करते हैं। और माइकोप्लाज्मा इसका उदाहरण है, जिसे सबसे छोटी कोशिका का दर्जा प्राप्त है। और इसके अलावा आर्कियोबैक्टीरिया भी हैं, जिसे आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया। ये सब इसके उदाहरण हैं। ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक हैं और सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं, एक कोश की, और सभी सर्वव्यापी हैं। और इसमें से कुछ अपघटक, कुछ परपोषी तथा कुछ स्वकोषी भी हैं। अब हम मोनेरा जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी इस जगत को कितने भागों में बांट दिया गया है उसके बारे में देखते हैं कि मोनेरा जगत कितने भागों में बटा है। देखिए, अगर हम बात करें मोनेरा जगत का वर्गीकरण, तो इसमें देखेंगे आप मोनेरा जगत को दो भागों में बांट दिया गया है। एक यूबैक्टीरिया और एक आर्कीबैक्टीरिया। देखिए, जहाँ भी बैक्टीरिया शब्द आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे तो बैक्टीरिया जगत मान लिया है। जहाँ भी बैक्टीरिया शब्द आए, आप समझ लीजिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं। मोनेरा में दो जगत, मोनेरा जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक यूबैक्टीरिया, दूसरा आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में सत्य जीवाणुओं को रखा गया है, यानी ट्रू। सत्य जीवाणु का मतलब है जो वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। देखिए ऐसे, अब यूबैक्टीरिया में हम 3 जीवों को रखते हैं। एक बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, यानी सत्य जीवाणु। दूसरा नीले हरे शैवाल। यहाँ बैक्टीरिया मतलब समझ जाइएगा जीवाणु, लेकिन सत्य जीवाणु मतलब जो वास्तविक जीवाणु है, ट्रू बैक्टीरिया। फिर है दूसरा नंबर नीले हरे शैवाल, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी BGA। इसे साइनोबैक्टीरिया नाम से भी पुकारा जाता है। और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। देखिए, यूबैक्टीरिया को 3 भागों में बांटते हैं। मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटते हैं, यूबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया को 3 भागों में बांटते हैं। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जो वास्तविक जीवाणु है, सत्य जीवाणु जिन्हें कहते हैं। दूसरा नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया इसे बोलते हैं। इसके जितने नाम हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे भी। फिर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का खाली एक ही नाम है अंग्रेजी और हिंदी में, खाली माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये 3 जीवों को इसमें रखते हैं। फिर आर्कियोबैक्टीरिया के कोई भाग नहीं। आर्कियोबैक्टीरिया मतलब होता आद्य जीवाणु। आद्य मतलब सबसे प्राचीन, यानी पृथ्वी पर जब सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई तो वायरस के बाद यही आए थे, आर्कियोबैक्टीरिया, जिसे आद्य जीवाणु यानी प्राचीन जीवाणु कहते हैं। ये अब बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, सीमित मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि इनका स्थान
अब इन्होंने ले लिया है यू बैक्टीरिया ने, पहले ये आए फिर ये आए थे, ठीक है। तो इनका स्थान इन लोगों ने ले लिया, अब इनकी सीमित मात्रा इस पृथ्वी पर बची हुई है। चलिए हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सामान्य जानकारी, जीवाणु यानी सत्य जीवाणु किसे कहते हैं? सत्य जीवाणु को का लक्षण है कि वह पूर्णतः प्रोकैरियोटिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, एक कोशिकीय होगा और इसका जो आकार होगा वह गोल भी हो सकता है, छड़ाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। गोल, छड़ाकार, सर्पिलाकार, कामाकार, कई आकार का हो सकता है। यह मूलतः जो है, अगर पोषण की इसमें बात करें तो परपोषी होता है, लेकिन इसकी दो जातियां वही सल्फर जीवाणु और नाइट्रस जीवाणु, यही दो हैं जो स्वपोषी हैं। यानी मिट्टी से सल्फर जीवाणु मिट्टी में पाया जाता है और सल्फर मिट्टी में होती है, उसी से भोजन बनाता है, इसीलिए उसे सल्फर जीवाणु कहते हैं। नाइट्रस जीवाणु भी मृदा में पाया जाता है। और दलहनी फसल जो है, दलहनी फसल आप जानते होंगे, अरहर है, मटर है, चना है, इन सब की जड़ों में पाया जाता है नीचे, और वहाँ से नाइट्रोजन को अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है। फिर हम नीले हरे शैवालों की बात करें। हाँ, इसमें जीवाणु के बारे में रोग भी फैलाते हैं इसकी बहुत सारी जातियाँ, और फिर रोग और नहीं भी रोग फैलाती हैं, कुछ लाभदायक भी होती हैं, जिसके बारे में इसका जब हम पूरा विवरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नीले हरे शैवाल के बारे में देखेंगे। इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और इस प्रकार से होते हैं। बरसात के दिनों में इनकी संख्या तीव्र गति से बढ़ती है, क्योंकि ये नम और छायादार स्थानों पर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उत्पन्न होते हैं। और इन्हें सामान्य भाषा में काई कहते हैं, जो नल के नालियों के आसपास लगी हुई अवस्था में आपने देखा होगा। इसमें गति नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें फ्लैजला नहीं होता। इनमें की कुछ जातियों में गति होती है, लेकिन विषाणपण विधि द्वारा होती है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नीले हरे शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हुए। फिर हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस संसार के सबसे छोटे जीव हैं। इन्हें सबसे छोटे जीव का दर्जा प्राप्त है और संसार की सबसे छोटी कोशिका इसे ही कहा गया है। सबसे छोटी कोशिका आप 9वीं क्लास में पढ़े रहे होंगे, तो आपको पढ़ाया गया रहा होगा कोशिका वाले चैप्टर में कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है, जिसे पीपी येलो भी कहते हैं। पीपी येलो क्यों कहते हैं? क्योंकि पीपी येलो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पशुओं में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। निमोनिया रोग उत्पन्न करता है यह, और निमोनिया रोग उत्पन्न करने के कारण इसका नाम पीपी येलो पड़ा, यानी प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका पूरा नाम है प्यूरो निमोनिया। निमोनिया पी से लिखा जाता है, पी उसमें साइलेंट होता है, एन से नहीं, आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे निमोनिया तो आगे पी पड़ता है। आप सोचेंगे कि सर जी ने कहा कि प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे प्यूरो तो कहा ठीक है, निमोनिया बोले तो यन तो लिखा नहीं है, तो यन नहीं लिखा रहता है क्योंकि निमोनिया की स्पेलिंग ए होती है, आगे पी लगता है, पी साइलेंट होता है। तो प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होने के कारण
इसे क्यों ये निमोनिया रोग फैलाता है, इसीलिए इसे PP येलो कहा जाता है। और यह इसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और यह एक ऐसा अकेला इस संसार का जीव है, जीवाणु है, जिसमें कोशिका भित्ति ही नहीं पाई जाती। यानी आप देखेंगे जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, नीले हरे शैवाल में भी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, आर्कियोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, सब में सेल वॉल होती है। और उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकाओं के अंग भरे होते हैं। लेकिन आप एक पहला ऐसा जीव देखेंगे माइकोप्लाज्मा जो बिना सेल वॉल के होता है। ऐसे ना तो सेल वॉल होती है यानी ना तो कोशिका भित्ति होती है, ना तो इसके अंदर केंद्रक कला होती है, क्योंकि वास्तव में तो यह पहले से ही प्रोकैरियोटिक है और कोई भी इसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। वैसे सीधे नग्न अवस्था में पाया जाता है और नग्न अवस्था में पाए जाने के कारण ही यह सबसे अजीब प्राणी माना गया है, जीव माना गया है। इसीलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि यह ना तो प्लांट ही कहलाने लायक है और ना ही जंतु ही कहलाने लायक है। इसीलिए इसे प्राणी जगत का जोकर मान लिया गया है। अब हम अगले वीडियो में आर्कियोबैक्टीरिया आदि जीवाणु की चर्चा करेंगे। तब तक इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। PDF भेजा जा चुका है और वीडियो से देख करके आप अब बुक से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर